हेलो फ्रेंड, जीएस कंसेप्ट पॉइंट में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं अपने दोस्तों को ये बताना चाहता हूं कि बीच में वीडियो को लेकर बहुत सारी गैप हो गई हैं, जिसमें मुख्य कारण मेरा स्वास्थ्य रहा है। अब मैं सही हो गया हूं। अब आगे आप लोगों को समय के हिसाब से एग्ज़ाम ओरिएंटेड सभी वीडियो मिलते रहेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वायुमंडलीय त्रिकोष्ठीय परिसंचरण। ठीक है। अब जब हम वायु दाब की पेटियों का अध्ययन कर रहे थे तो उस समय आपको बताया गया था कि जो पेटियां होती हैं, एक बार आप इसे बोर्ड पर देखें, जैसे विश्वतीय निम्न वायु दाब की पेटियां। ठीक है। फिर हमने उपोष्ण उच्च वायु दाब पढ़ा था, जिसको अश्व अक्षांश के रूप में हम लोगों ने देखा था 30 से 35 डिग्री, ये दोनों गोलार्ध में उत्तरी दक्षिणी। फिर हमने उपध्रुवीय निम्न वायु दाब के बारे में पढ़ा था, जो कि 60 से 65 डिग्री अक्षांशीय रूप में होता है। यह जो तीनों घटना का आपको दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध दोनों में मिलेंगे। ठीक है। फिर हमने व्यापारिक पवने, पछुआ पवनों और ध्रुवीय पवनों के बारे में भी अध्ययन किया है। अभी जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इस सब के बारे में अध्ययन किया है। आज जो है हम ये अध्ययन करेंगे वायुकोश या वायुमंडलीय परिसंचरणीय प्रवाह प्रारूप का अध्ययन करेंगे। इसमें जो है जब हम देखते हैं तो इसमें 3 सेलों का निर्माण होता है, और उस सेल को किस किस नाम से जानते हैं, किस प्रकार होता है, इसका हम अध्ययन विशेषकर करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखें कि जब हम पवनों का प्रवाह जब हम शुरू में देख रहे थे तो उसमें ये देखा गया था कि एक व्यापारिक पवने बह रही है, पछुआ पवने और ध्रुवीय पवने, ये हमने देखा। अब हम इसके सेल को समझते हैं। सेल क्या होता है? सेल तापीय और गतिकी कारणों से वायुमंडलीय प्रारूप या वायुमंडलीय के प्रवाह या वायुमंडलीय संचार के प्रारूप को हम जो है वायुमंडलीय त्रिकोष्ठीय परिसंचरण या वायुमंडलीय समान परिसंचरण कहते हैं। ये हो गई इसकी सामान्य डेफिनेशन। अब हम देखते हैं कि यहाँ जो है सेलों का निर्माण किस प्रकार होता है और वह किस किस सेल के नाम से हम इसे जानते हैं। सबसे पहले वायुदाब की निम्न वायुदाब पेटियाँ। देखिए यहाँ हमने पहले भी पढ़ा था, आज भी यहाँ देखिए, यहाँ सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं, तो यहाँ से क्या होता है कि यहाँ की वायु गर्म होकर यह ऊपर उठती है। ऊपर उठने के बाद ये क्या कर दिया, ऊपर उठने के बाद जो है यह दोनों दिशाओं में गिरती है, क्योंकि देखिए जब ये चलेगी ये पौने यहाँ भी जा रही है और यह यहाँ भी जा रही है। यहाँ से जाने के बाद जो है पौने, फिर हमने उपोष्ण उच्च वायु दाब वाले क्षेत्रों में जो है यह गिरती हैं नीचे। ऐसा क्यों? क्योंकि पृथ्वी की गति के कारण जब हम वायु दाब पेटियाँ पढ़ रहे थे तो वहाँ भी बताया गया था कि यह पौने ऊपर उठती हैं और ऊपर उठने के बाद जो है वो फिर वो नीचे गिरती है। ठीक है, नीचे की ओर आती है। फिर जब ये नीचे आती है तो नीचे आने के बाद जो है ये पौने फिर जो है ये इस रूप में चलती है, फिर यह पौने उड़ती है। अर्थात इस क्रम में जो है एक आप देखें तो यहाँ एक प्रारूप का निर्माण हो रहा है। इस संचरण के प्रारूप को हम लोग जो है एक सेल का नाम देते हैं। ठीक है, इस सेल का नाम देते हैं और इस सेल को हम क्या कहते हैं, हेडली सेल कहते हैं। या यह जो गतिविधियां हो रही हैं ये कहाँ हो रही है, विश्वतीय निम्न वायु दाब से उपोष्ण उच्च वायु दाब के क्षेत्र को। यह जो है तो मेनली उष्ण कटिबंधीय कोशिका भी के नाम से भी हम इसे जानते हैं। ठीक है, हेडली कोशिका या हेडली सेल, इसे हम उष्ण कटिबंधीय कोशिका भी कहते हैं। इसमें जो है जो इस सेल बनता है, इस सेल को आप ऐसे समझिए कि जो सेल में पौनों का जो प्रवाह किस प्रकार हो रहा है। जैसे एक पौने ये हो गई और ये पौने का प्रवाह एक क्रम में चल रहा है। ठीक है,
ये एक क्रम में चल रहा है। इसी प्रकार के सेलों में हो रहा है, क्योंकि यहाँ जो है ये निम्न वायु दाब का क्षेत्र है, यहाँ सूर्य ताप लंबवत पड़ रही है, तो यहाँ की वायु जो है हल्की होगी और ये क्या करेगी, यहाँ से ये उठनी, तो उठने के बाद जो है पृथ्वी की गति के कारण जो फिर क्या होती है कि यह पौने आगे बढ़ती है और फिर ये नीचे गिरती है और फिर इस क्रम में यह चलती रहती है। अब ये हो गई ऊपर उठने वाली पवन, ये हो गई ऊपरी प्रवाह वाली पवन, और फिर जब ये नीचे गिरती है तो इसे हम कह सकते हैं कि यह नीचे गिरती हुई पवन, और फिर यह जो है ये क्षैतिज रूप में या नीचे तरती हुई पवन या ऊपर उठती हुई पवन। अब यहाँ एक चीज़ और आप यहाँ ध्यान दीजिए, यह पवन जो है जब ये नीचे उतरती है तो यह इस क्रम में इसको आना चाहिए क्षैतिज क्रम में, लेकिन यह पवन जो है यहाँ पर इसकी दिशा में बदलाव आ जाता है, और यह पवन क्या कर यहाँ से इसके दिशा में बदलाव हो जाता है, क्योंकि यहाँ जब हम वायु दाब पेटिया और पवनों के प्रवाह के बारे में पढ़ रहे थे तो उस समय ये बताया गया था कि फेरल के नियम के तहत जब पवने उत्तरी गोलार्ध में प्रवाहित होती है तो पृथ्वी की गति के कारण अपने दाहिनी ओर मुड़ जाती है। तो ये पवने क्या होती है कि यहाँ ऐसे न चलकर ये पवने की दिशा में बदलाव हो जाता है और ये पवने जो है अपनी दक्षिणी ओर आ जाती हैं, जिसके कारण जो है इस पवनों को हम लोग व्यापारिक पवने के नाम से जानते हैं। लेकिन ये कुछ पवने ऐसे चलती रहती हैं, और जबकि ये दिशा में जो पवने आती है जिसे हम लोग व्यापारिक पवने कहते हैं, और ये पवने व्यापारिक पवने, पछुआ पवने और ध्रुवीय पवने, ये तीनों पवने मुक्तः धरातलीय पवने के नाम से जानते हैं, क्योंकि इनका जो प्रवाह होता है वह धरातल पर होता है। जब यह पवने पर ऐसे क्षैतिज दिशा में इसका प्रवाह होता है तो ये महसूस करते हैं, लेकिन जब यह उदग्र रूप में जो पवने प्रवाहित होती है तो इसका प्रवाह यहाँ प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, इसलिए इनको जो है हम लोग धरातलीय पवने के रूप में जानते हैं, अर्थात व्यापारिक पवने, पछुआ पवने और ध्रुवीय पवने। इस पवनों को हम लोग धरातलीय पवने के रूप में जानते हैं, और यह धरातल पर इनका प्रभाव होता है, देखा जाता है। ठीक है, इसलिए इन पवनों का तो आभास होता है, लेकिन ये जो पवनों का जो संचरण हो रहा है या पवनों का प्रवाह हो रहा है एक सेल में, इसका हम लोग अनुभव नहीं करते हैं, इनका हम पर प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन हम इनसे प्रभावित होते हैं और इनका हम पर प्रभाव पड़ता है, और इसका नामकरण भी किया गया है कि इस तरह की पवनों को जो धरातलीय पवने हैं इसे हम लोग व्यापारिक पवने के रूप में जानते हैं। तो व्यापारिक पवने उष्णकटिबंधीय कोशिका सेल और ये हेडली सोल, ये हो गया। क्वेश्चन एग्जाम में यही पूछा जाता है, व्यापारिक पवनों का संबंध किससे। ऑप्शन अगर आ जाए उष्णकटिबंधीय कोशिका या हेडली कोशिका, ठीक हो गया। आपका जवाब आपके सामने व्यापारिक पवने और हेडली सेल या हेडली कोशिका। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं, एक सेल के बारे में हमने देखा, फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये तो उपोष्ण उच्च वायु दाब का क्षेत्र है। जो पवनों की जो उठने की क्रिया होगी और जो सेलों का जो निर्माण की क्रिया होगी, ये हमेशा निम्न वायुदाबीय क्षेत्र से ही होगा। ठीक है, तो फिर हम जब आगे बढ़ते हैं तो यहां हम देखते हैं उपध्रुवीय निम्न वायुदाब का क्षेत्र है। तो यहां भी निम्न वायुदाब का क्षेत्र है, तो यहां से क्या होती है कि पवने उठेगी, फिर जो इस सेल में पवनों की गतिविधियां हुई है सेम यहाँ भी देखिए, यहाँ पवने उठेगी, फिर यह पवने आगे की ओर बढ़ेगी, और फिर बढ़ने के बाद जो है फिर यह पवने पृथ्वी की गति के कारण जो है फिर यहाँ पर यह पवने उठेगी और फिर इस दिशा में यह जाएगी। फिर इस प्रकार से जो है एक यहाँ सेल का निर्माण होगा। ठीक है, तो इसमें भी यही पवन, एक ऊपर उठने वाली पवन, फिर चलने वाली पवन हो गई, फिर यहाँ उतरने वाली, और फिर एक क्षैतिज दिशा, इस दिशा में जाने वाली पवन। यहाँ भी देखिए पवन की दिशा तो ऐसी है, लेकिन यहाँ फिर हम फेरल के नियम को देखें तो फेरल के नियम के तहत क्या है
कि यहाँ भी पौने जो क्षैतिज जो धरातलीय पौने होगी ये इसकी दिशा में क्या होगा, बदलाव होगा, अर्थात ये क्या होगा, दाहिनी तरफ मुड़ जाएगी। तो फिर यहाँ भी यदि इसकी दिशा ऐसे ही ना होकर जो है इसकी दिशा में बदलाव आता है और यह दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है, तो यह पौने जो है धरातलीय पवन के रूप में यह जानी जाती है या पछुआ पौने। और बाकी ये पौनों का क्रम जो है एक सेल के रूप में ये चलता है। ठीक है, तो इस सेल में जो पौने चलती है इनकी दिशा को देखें आप, इसे हम लोग जो है मध्य अक्षांशीय कोशिका कहते हैं। ठीक है, या फेरल सेल कहते हैं या फेरल कोशिका कहते हैं। ठीक है, अब पछुआ पौनों का संबंध देखिए फेरल कोशिका, सेम इस तरह ही अगर प्रश्न यहां भी पूछे पछुआ पौनों का संबंध किस सेल से है, वायुमंडलीय परिसंचरण में किस सेल से है, तो फिर पछुआ पौने और फेरल कोशिका। ठीक है, या फेरल सेल। इस सेल के बारे में देखिए। फिर यहां देखिए, अब हम तीसरे सेल की तरफ बढ़ते हैं। फिर यहां से देखिए, जब यहाँ यह निम्न वायु दाब का क्षेत्र, तो यहां से फिर पौने उठ रही थी, पौने उठने के बाद जो कुछ पौने इधर की तरफ जाएगी और कुछ पौने इस दिशा में मुड़ेगी। आप इसे देखिए, तो फिर यह पौने क्या करेगी, यह ऊपर उठ जाएगी, अर्थात ये ऊपर उठी पौने फिर क्या होगी, यहाँ नीचे उतरेगी और फिर यहाँ पर जो है यह निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर यहाँ पर यह प्रवाहित होगी। फिर यहाँ भी इसकी दिशा में कुछ पौनों का प्रवाह होगा जिसे हम ध्रुवीय पवन के रूप में जानेंगे, और ये भी पौने फिर अपने क्या करेगी, दाहिनी तरफ मुड़ जाएगी, जैसा कि हम लोग ध्रुवीय पवन के नाम से जानते हैं। और इस प्रकार से इस जो सेल का निर्माण होगा इसे हम लोग ध्रुवीय कोशिका या ध्रुवीय सेल कहेंगे या पोलर सेल। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अगर विषुवतीय निम्न वायुदाब से लेकर ध्रुवीय क्षेत्र की तरफ देखेंगे तो 3 सेल का निर्माण होगा। एक जो है आपको हैडली सेल, फेरल सेल और एक पोलर सेल या ध्रुवीय सेल, 3 सेल हो गए। सेम जो है यही गतिविधि आपको दक्षिणी गोलार्ध में काम करेगी, केवल दिशा में इस पौनों के प्रभाव में अंतर होगा, लेकिन जो सेलों का निर्माण होगा सेम दक्षिणी गोलार्ध में भी होंगे। तो इसलिए हम लोगों ने केवल यहाँ उत्तरी गोलार्ध में देखा, सेम ऐसी गतिविधियाँ दक्षिणी गोलार्ध में होगी। यहाँ हमारा समझना केवल उद्देश्य था कि सेल क्या है, इनका निर्माण किस प्रकार होता है और कौन कौन से सेल बनते हैं, और जो पौनों का प्रवाह है, जो धरातलीय पौन है और ये जो ट्राइसेलुलर जो पौने चल रही हैं उनका संबंध किस प्रकार इनसे है। ठीक है, ये समझा। इसमें मेनली जो एग्जाम में प्रश्न आएंगे आपको पवन और ये सेल, इससे संबंधित करके ही ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। हाँ, लेकिन जो सेलों का निर्माण किस प्रकार हुआ है ये आपकी कंसेप्ट और अवधारणा से, और इससे आप एक चीज़ और स्पष्ट होगी। आप अगर आप सेल को अच्छे से समझ जाते हैं तो फिर आप ये पौनों की जो धरातलीय पौने चल रही हैं, इन पौनों की दिशा को भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं होगी, आसानी से आप समझ जाएंगे चीज़ों को। ठीक है, ये हो गए हमारे 3 सेल। अब इस यहाँ पर एक चीज़ सवाल उठता है कि ये जो सेल होता है इसे हम लोग त्रिकोशिकीय देशांतरीय सेल के रूप में भी, इसका देशांतरीय परिसंचरण के रूप में भी इसका जानते हैं। तो इसका देशांतरीय परिसंचरण क्यों कहते हैं, एक ये भी सवाल है। देखिए, हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सेल के माध्यम से वायु का जो परिसंचरण हो रहा है, आप देखेंगे कि यहाँ ध्रुवीय क्षेत्र है और यहाँ विषुवतीय निम्न वायुदाब क्षेत्र है, अर्थात यह गर्म क्षेत्र है और ठंडी क्षेत्र है। और यहाँ से जो है वायु का सेल के रूप में ही सही, लेकिन जो है ठंडी वायु अब गर्म वायु का संचरण हो रहा है। यहाँ से लेकर अगर अभी विषुवत रेखा से लेकर और ध्रुवीय क्षेत्र की ओर देखेंगे तो यहाँ पर एक वायु का संचरण हो रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि हर देशांतर पर जो है वायु सेल के रूप में ही जो है हर देशांतर पर इसका परिसंचरण में बदलाव हो रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे तो ये वायु को देखिए, अब सेल को एक बार देखिए, इनकी दिशा देखिए, वायु ऐसे संचरण हो रहा है इसका, फिर ये ऐसे हो रही है और फिर यहाँ से ऐसे जो, तो अब इसे आप देखें, इसकी दिशा को देखेंगे तो इससे आपको यह
देशांतरीय रूप में हो रहा है, ना कि यह ऐसे रूप में ये हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से जो देशांतरीय इसका परिसंचरण हो रहा है, इसलिए आपको कहीं कहीं आपको वायुमंडलीय, त्रिकोष्कीय और देशांतरीय परिसंचरण भी यह मिलेगा। अब इसमें देखिए कि ठंडी वायु और यहाँ गर्म वायु का क्षेत्र है, और दोनों देखिए कैसे एक दूसरे के प्रवाह के रूप में ठंडे क्षेत्रों से गर्म क्षेत्रों में, गर्म क्षेत्रों से ठंडे क्षेत्रों में इनका जो संचरण हो रहा है। इससे क्या फायदा है? इसका मतलब ये हो गया कि यह हमारे लिए महत्व कैसे है, ये भी अगर पूछा जा सके कि हाँ कि यह जो वायुमंडलीय परिसंचरण या त्रिकोष्कीय वायुमंडलीय परिसंचरण है, यह किस प्रकार उपयोगी है। तो आप इसमें ये देखिए, इसमें आपने ये देखा कि एक तो गर्म क्षेत्र और एक ठंडे क्षेत्र से है, लेकिन वायु का जो संचरण देशांतरीय रूप में हो रहा है, तो ठंडे क्षेत्र की वायु गर्म क्षेत्र में और गर्म क्षेत्र की वायु ठंडे क्षेत्र में जा रही है। तो इससे जो है दोनों क्षेत्रों को एक अनुभव अनुकूल या सहनीय या मानव के अनुकूल जो है, मानव के लिए उपयुक्त एक वायु समवायु मिल रही है, उन्हें एक वायु प्राप्त हो रहा है, जिसके कारण जो है कि वहाँ जो है मानव वसाव या आदि अन्य क्रियाओं के लिए जो है उन्हें एक महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार यह मानव के लिए यह उपयोगी हो गए। तो इस प्रकार हम लोगों ने इस वायुमंडलीय त्रिकोष्कीय परिसंचरण को देखा, उसमें जो बनने वाले सेल हैं उनके बारे में देखा, किस प्रकार सेलों का निर्माण होता है, जो धरातलीय पौने हैं वो किस प्रकार जो है इनसे जुड़ी हुई है, और इन पौनों धरातलीय पौनों के रूप में कौन कौन से पौने हैं, इसका तो हम लोगों ने अध्ययन पहले से किया है। इस प्रकार से इस पूरी कोष्कीय रूप में वायुमंडलीय परिसंचरण संभव होता है। इसे जो है इसे हम हेडली सेल कहते हैं। इसको हेडली महोदय ने पता किया था। फेरल कोशिका फेरल महोदय से संबंधित है और यह ध्रुवीय वायु से संबंधित है, इसलिए हम इसे ध्रुवीय कोशिका कहते हैं, अर्थात हेडली सेल। एग्जाम में ज़्यादा यही पूछते हैं कि हेडली सेल और फेरल सेल के बारे में जो है, और फिर जो है व्यापारिक पौने या पछुआ पौने इससे संबंध करके ये पूछते हैं। तो इनका संबंध भी हो गया इस सेल से, हेडी सेल से व्यापारिक पवन, और फेरल सेल से पछुआ पौने, ध्रुवीय सेल से ध्रुवीय पौने हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों हमने वायुमंडलीय त्रिकोष्कीय परिसंचरण को अच्छी तरह से अवधारणात्मक एग्जाम में पूछे जानने वाले तथ्य के रूप में हम लोगों ने देखा, इसके महत्व के रूप में देखा। आगे फिर हम लोग फिर किसी दूसरे महत्वपूर्ण टॉपिक, एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक और एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।